वर्ब इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है इसको हम समझने वाले हैं। वाज वेयर इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है उसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांसलेशन। तो दोस्तों हम समझने वाले हैं अनुवाद के बारे में। अनुवाद क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन में होता है अनुवाद, ट्रांसलेशन का हिंदी होता है अनुवाद। तो अनुवाद को हम समझने वाले हैं। अनुवाद का परिभाषा क्या होता है उसको हम समझते हैं कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद अब देखिए अनुवाद का परिभाषा हम जानते हैं। सबसे पहले अनुवाद का परिभाषा जान लेते हैं। अनुवाद क्या होता है? अनुवाद वह शब्द होता है, अनुवाद वह शब्द होता है जो एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित किया जाता है। एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित किया जाता है, उसका उच्चारण बदल जाता है लेकिन उसका अर्थ वही रहता है, उसका अर्थ वही रहता है। तो इसे ही अनुवाद कहते हैं। एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरण करने की क्रिया को ही हम अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद यही हो गया। अब अनुवाद में आता है इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग। इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग उसको हम समझ लेते हैं। अब सब अनुवाद अब देखिए एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। अब देखिए एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। अनुवाद तो हो गया मतलब रूपांतरित करना, एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना, उसे ही हम अनुवाद कहते हैं। हमें बदलने की क्रिया को ही अनुवाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद तो हो गया। अब अनुवाद में क्या क्या आता है, किसका प्रयोग होता है उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए अनुवाद में आता है इसके अंतर्गत इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग। अब जानना चाहते हैं कि इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है उसको हम समझ लेते हैं। इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए इज एम आर वाज वेयर का मूल क्रिया क्या होता है? बी होता है। इज एम आर वाज वेयर का मूल क्रिया बी होता है। और इज एम बी होती है। बी मीन्स क्या होता है? होना होता है। बी मीन्स होना होता है। तो अब देखिए हर टेंस के अनुसार सभी टेंस के 3 प्रकार के होते हैं टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इनके अनुसार इन लोगों का रूप बदल जाता है। तो वही होता है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। इन लोगों का रूप बदल जाता है टेंस के अनुसार। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है और फ्यूचर टेंस में क्या होता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्या लिखा जाता है। अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या लिखा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट टेंस में देखें, प्रेजेंट टेंस में बी का रूप क्या होता है? इज एम आर होता है। प्रेजेंट टेंस में बी का रूप इज एम आर और पास्ट टेंस में बी का रूप वाज वेयर और फ्यूचर टेंस में बी का रूप विल बी और शैल बी। अब देखिए इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं उसको हम जानते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ हम करते हैं उसको जान लेते हैं। तो इसको समझ लेते हैं हम। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है समझा है कि इज एम आर और वाज वेयर शैल बी और विल बी। इज एम आर वाज वेयर शैल बी और विल बी। तो इनका तो रूप अलग अलग होता है, हर टेंस के अनुसार होता है। प्रेजेंट टेंस में कुछ और रूप होता है, पास्ट टेंस में कुछ और फ्यूचर टेंस में कुछ और रूप होता है। तो उनका प्रयोग कैसे होता है हम समझ लेते हैं। उनका प्रयोग कैसे होता है हम समझ लेते हैं कि पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में जो अलग अलग रूप होते हैं उसको समझते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका नियम क्या है, इसका नियम दे दिया है ही सी ईट। अब देखिए ही सी ईट यानी एक वचन। अब एक वचन कर्ता के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ। अब देखिए सिंगुलर नंबर हो गया। अब देखिए
हिज इट सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे इज। इज का प्रयोग कर दिए। हिज इट और अन्य भी कोई सिंगुलर नंबर आ रहा है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। और दूसरा नियम क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला नियम तो हो गया हिज इट के सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और यू, वी, यू और दे यानी प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मीन्स क्या होता है? बहुवचन। तो प्लूरल नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये आर, और देखिए आर का प्रयोग करेंगे। अब आ गया तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? तीसरा आई। आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ एम का प्रयोग आई हो गया, तो इसके साथ एम हो गया। अब देखिए हिज इट यानी एक वचन, हिज इट एक वचन, तो उसके हिज इट। अब देखिए हिज इट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और वी, यू और दे, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। यह हो गया। तो आई के साथ एम का, हिज इट के साथ हिज का प्रयोग करेंगे, यू, वी, दे, ये तो बहुवचन में, तो बहुवचन के लिए हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। अब इतना तो हमने समझ लिया, उसके बाद से इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखते हैं? अब देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले समझेंगे हम एक वचन के लिए, सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ समझेंगे हम। राकेश चतुर है। राकेश अब देखिए राकेश चतुर है, तो राकेश चतुर है, तो ये तो सिंगुलर नंबर हो गया। सिंगुलर नंबर हुआ। सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग करते हैं। तो राकेश एक वचन में है, एक वचन में, तो मान लीजिए हमने लिख दिया राकेश। राकेश हो गया। अब एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो राकेश इज। राकेश इज हो गया। और चतुर के लिए क्या होगा? क्लेवर होगा। क्लेवर। अब देखिए राकेश चतुर है। राकेश चतुर या चालाक है, तो राकेश इज क्लेवर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं बहुवचन के कर्ता के साथ। बहुवचन के कर्ता के साथ समझ लेते हैं। बहुवचन के कर्ता के साथ, तो बहुवचन में यू आता है यानी तुम। बहुवचन में तो तुम लोग, तुम सब आता है ना, तो बहुवचन में हो गया। तो बहुवचन के लिए कर्ता के साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो आर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए तुम के लिए यू हो गया, यू हो गया। अब यू के बाद क्या आता है? आर होता है। यू आर कार मीन्स क्या होता है? यू आर ए, एक का हो गया यू आर ए, कवर्ड। COWARD, यू आर ए। देखिए ये तो हो गया एक वचन के लिए, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए हो गया। और यह जो है बहुवचन के लिए हो गया। बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए। अब हम समझने वाले हैं आई के साथ। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है, तो उसको हम समझने वाले हैं। तीसरा, मैं आपका विश्वास पात्र हूँ।
विश्वास पात्र मैं आपका विश्वास पात्र हूँ। तो यह हो गया आई के साथ, आई के लिए मैं आपका विश्वास पात्र हूँ। अब देखिए मैं आपका विश्वास पात्र हूँ, तो आई मीन्स होता है मैं, आई हो गया, और आई के साथ एम लगता है, एम लिख दीजिए, आई एम। विश्वास पात्र क्या फेथफुल होगा, फेथफुल टू यू, फेथफुल टू यू, मैं आपका विश्वास पात्र हूँ। ये तो हमने सेंटेंस समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इज एम आर में, इज एम आर। अब देखिए इज एम आर निगेटिव सेंटेंस समझते हैं, इज एम आर के बाद नॉट लगता है। अब देखिए पहला नियम क्या होता है इसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहला नियम, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, उसके बाद इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम क्या है, इज एम आर के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और इज एम आर के बाद नेवर का प्रयोग करते हैं। तो इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है। पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है, तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन ही पढ़ा है, फादर नहीं द फादर, क्योंकि फादर होता है भगवान। द फादर इज, क्योंकि एक वचन में है, पिताजी एक वचन में है। द फादर इज नॉट, द फादर इज ऑफिस, इन द ऑफिस। अब देखिए द फादर इज नॉट इन द ऑफिस, पिताजी ऑफिस में नहीं है। पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है, तो द फादर इज नॉट इन द ऑफिस दिस एट दिस टाइम। अब देखिए पिताजी इस समय ऑफिस में नहीं है, द फादर इज नॉट इन द ऑफिस एट दिस टाइम। तो अब देखिए इसमें दिया क्या, हमने बताया क्या, पहले नियम में इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है क्या, एक वचन के लिए इज लगा है, एक वचन के लिए इज लगा, तो इज के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो इज के बाद जब नॉट लगा तो यही हमको समझाना था कि इज एम आर के बाद नॉट कहाँ लगता है, उसके बाद से हमने समझ लिया। अब इसको हम समझते हैं कि इज एम आर के बाद नेवर कहाँ लगता है, उसका एग्जाम्पल समझते हैं। वे इतने लापरवाह कभी नहीं है। अब देखिए वे इतने लापरवाह कभी नहीं है, तो क्या होगा, दे हो गया। तो दे मीन्स क्या, दे हो गया, वे लोग, वे सब, ये हो सकता है ना। तो ये तो हो गया बहुवचन में,
बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हमने कहा है इज एम आर के बाद नाट लगता है तो बहुवचन में आर का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है तो हम लिखेंगे दे आर नेवर, नेवर लिखेंगे क्योंकि हम समझा रहे हैं इज एम आर के बाद नेवर का प्रयोग कहाँ होता है उसको समझा रहे हैं। तो इज एम आर के बाद बहुवचन आ गया। अब बहुवचन में दे आर नाट नहीं लगेगा, कभी नहीं आया ना, कभी नहीं। और जहाँ कभी नहीं आता है वहीं नेवर का प्रयोग होता है, कभी नहीं जहाँ आता है वहीं नेवर का प्रयोग होता है। तो जब कभी नहीं आया तो वहाँ पर नेवर का प्रयोग है। दे आर नेवर केयरलेस, केयरलेस, केयरलेस होता है लापरवाह। ये तो हमने समझ लिया। अब देखिए आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है, वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें कब क्यों कैसे आता है, बस यही प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न जब पूछा जाता है तो समझ लीजिए कि वही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने बताया क्या है कि जब वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए हमको प्रयोग इसमें क्या करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। इज एम आर, अब इज एम आर के प्रयोग के अनुसार, इज एम आर के प्रयोग के अनुसार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वह देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए दो प्रकार के। तो पहला वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है तो वह होता है पहला। और वह वाक्य जो कब क्यों कैसे बीच में आता है वह दूसरा होता है। क्या शब्द से शुरू हो तब, क्या शब्द से जब शुरू होता है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इज एम आर पहले लिख देंगे, इज एम आर पहले लिख देंगे, इज एम आर पहले लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिए। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट लिखने के बाद से क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और हम बता दे रहे हैं जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है यानी क्या शब्द से शुरू हो तब, क्या शब्द से शुरू हो तब, तो उसके लिए स्ट्रक्चर हो गया क्या राम खाता है, क्या राम खाता है। प्रेजेंट टेंस में मत जाइए, प्रेजेंट टेंस में मत जाइए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिंपल का, सिंपल में पढ़ रहे हैं ना। तो प्रेजेंट टेंस का ये मत समझिए कि ता आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ इज एम आर वाज वेयर। तो अब देखिए एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या राम खाता है। अब देखिए पूछा गया है क्या राम खाता है, तो हमने बताया क्या इसमें क्या शब्द से जब शुरू हो तब, वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसके लिए यह स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इतना तो हो गया। अब देखिए राम एक वचन में है, एक वचन में राम है तो एक वचन के लिए इज लगेगा तो इज हो जाएगा इज, फिर लगेगा राम। अब खाना खाना तो इट होगा तो इट लिख देंगे हम इट। अब देखिए ये मत सोचिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ऐसे ऐसे लगा, उसको मत समझिएगा, उसको मत समझिए। इज राम ईट, राम खाता है। अब दूसरा देखिए, अब दूसर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसर का वह वाक्य जो बीच में क्या शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में आए उसको ही हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो, वाक्य के बीच में आया हो, वाक्य के बीच में आया हो, आया है तो, आया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर
उसके बाद से लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लिख दिए। तो अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। तो इसका एग्जाम्पल हम समझ लेंगे, तुम क्या खाते हो। अब देखिए तुम क्या खाते हैं, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या शब्द से जब शुरू होता है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और जब वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे आ जाता है, क्या शब्द आता है, तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है। देखिए बीच में क्या शब्द है, क्या शब्द आया, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्या शब्द की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे तो व्हाट हो जाएगा, व्हाट, व्हाट हो गया। व्हाट के बाद क्या लगेगा, तुम, बहुवचन में है तो बहुवचन के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, खाना खाने के लिए क्या होगा, ईट, व्हाट आर यू ईट। ये तो हो गया, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बारीकी से समझा है, तो बारीकी से समझ लिया। अब इसमें अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, आप समझ लीजिएगा।